नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल आद्विक एजुकेशन एकेडमी में। मैं राजनीति विज्ञान के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, जिसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और बिहार राज्य के लिए और झारखंड के लिए सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और इनको जरूर ही देखिए। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आगत निर्गत विश्लेषण में विधायिका का कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों की ओर निर्देश करके किसने निर्गतन पहलू की अवहेलना की है? आगत निर्गत विश्लेषण में विधायिका का कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों की ओर निर्देश करके किसने निर्गतन पहलू की अवहेलना की है? ऑप्शन ए है डेविड ईस्टन, ऑप्शन बी पावेल, ऑप्शन सी यंग ने, ऑप्शन डी आमंड ने। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी सिद्धांत दिया था, उसके बाद उन्होंने उसको संशोधित करके उत्तर व्यवहारवाद दिया था। आगत निर्गत मॉडल उसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसने कहा कि अभाव की राजनीति में निवेदन निर्गतन दृष्टिकोण को लागू नहीं किया जाता है? किसने कहा कि अभाव की राजनीति में निवेदन निर्गतन दृष्टिकोण को लागू नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है यंग, ऑप्शन बी ईस्टन, ऑप्शन सी माइनर वीनर, ऑप्शन डी स्पाइग्रो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माइनर वीनर। आगत निर्गत दृष्टिकोण का प्रयोग मतदान, राजनीतिक अभिवृत्तियों के निर्माण, आंदोलनों, प्रदर्शनों, हड़ताल, बंद और घेराव जैसी सामूहिक राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन के संदर्भ में नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभाव की राजनीति से जूझना पड़ता है। तो ये किसने कहा कि अभाव की राजनीति में निवेदन निर्गतन दृष्टिकोण को लागू नहीं किया जा सकता? माइनर वीनर ने। इससे मिलता जुलता डेविड ईस्टन का एक कथन आता है, तो ध्यान से देखना, इसमें अभाव की राजनीति पूछा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ उसे कहते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण जिसके अंतर्गत अपनाए गए दृष्टिकोणों की संख्या है। राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ उसे क्या कहते हैं? आधुनिक दृष्टिकोण उसे कहते हैं तुलनात्मक। आधुनिक दृष्टिकोण जिसके अंतर्गत अपनाए गए दृष्टिकोणों की संख्या है। कितनी संख्या है? तुलनात्मक राजनीति में कितने दृष्टिकोण अपनाए गए थे? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन सी 7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ था उसमें 6 दृष्टिकोण अपनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, ये कोड से संबंधित है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा है इसलिए फिर बाद में कोड देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची 1 है डेविड ईस्टन, इनकी मतलब उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, सिद्धांत से संबंधित है। डेविड ईस्टन
आमंड, मार्क्स, लेनिन, एडवर्ड सील। सूची 2 में है राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक व्यवस्था, संरचनात्मक, कार्यात्मक। 4 नंबर पे है मार्क्सवादी, लेनिनवादी। इनको हम सम्मिलित करेंगे। डेविड ईस्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत दिया था। आमंड ने संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत दिया था। मार्क्सवादी लेनिन किससे संबंधित है? मार्क्सवादी लेनिनवादी से संबंधित है ये। एडवर्ड शील्स राजनीति आधुनिकीकरण, इन्होंने राजनीतिक आधुनिकीकरण किया है। तो इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 4, 1। इसके कोट हैं, आगे देखेंगे कोट किसमें दे रखा है। 2, 3, 4, 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4, 1। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक व्यवस्था से इनके अंगों की आत्मनिर्भरता और इसके पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है। राजनीतिक व्यवस्था से इनके अंगों की आत्मनिर्भरता और इसके पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है। ये कथन किसका है? व्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? डेविड ईस्टन ने। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेविड ईस्टन, ऑप्शन बी डॉल, ऑप्शन सी लासवेल, ऑप्शन डी आमंड एवं पावेल। राजनीतिक व्यवस्था में उसके अंगों की आत्मनिर्भरता और पर्यावरण किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है। ये कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित आमंड और पावेल भी हैं और डेविड ईस्टन है। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का व्यवहारवादी आगत निर्गत मॉडल दिया था। आमंड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था में संरचनात्मक सांस्कृतिक मॉडल दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आमंड एवं पावेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, न्याय संगत शारीरिक उत्पीड़न किस दृष्टिकोण का लक्षण है? न्याय संगत शारीरिक उत्पीड़न किस दृष्टिकोण का लक्षण है? ऑप्शन ए राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण, ऑप्शन बी राजनीतिक विकास दृष्टिकोण, ऑप्शन सी राजनीति संस्कृति दृष्टिकोण, ऑप्शन डी राजनीतिक आधुनिकीकरण दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण। न्याय संगत शारीरिक उत्पीड़न किस दृष्टिकोण का लक्षण है? ये राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण का लक्षण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राजनीतिक स्रोतों को असमान रूप में बांटा जाता है। राजनीतिक स्रोतों को असमान रूप में बांटा जाता है। ऑप्शन ए धार्मिक व्यवस्था में, बी व्यवसाय व्यवस्था में, ऑप्शन सी राजनीतिक व्यवस्था में, ऑप्शन डी सामाजिक व्यवस्था में। राजनीतिक स्रोतों का असमान रूप किसमें बांटा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक व्यवस्था में। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक स्रोत वह साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। इसके अंतर्गत भोजन, धन, सूचना, शक्ति की धमकी, मित्रता, सामाजिक स्तर, विधि निर्माण, मताधिकार और अन्य बातें सम्मिलित की जाती हैं। सभी समाजों में इन राजनीतिक स्रोतों का नियंत्रण 4 कारणों से असमान रूप से किया जाता है। धार्मिक व्यवस्था धर्म से संबंधित है। व्यावसायिक व्यवस्था में राजनीति के स्रोत नहीं होते हैं। सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक स्रोत होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण में आगत निर्गत विश्लेषण सैद्धांतिक होने के कारण। बताना है आगे। राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण में आगत निर्गत विश्लेषण सैद्धांतिक होने के कारण। ऑप्शन है इसके, लोकप्रिय हो गया है, अप्रायोज्य हो गया है, ऑप्शन सी व्यावहारिक हो गया है, या ऑप्शन डी असामयिक हो गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रायोज्य हो गया है। ऑप्शन नंबर बी, अप्रायोज्य हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से कहाँ के विद्वानों की देन है। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से कहाँ के विद्वानों की देन है। ऑप्शन ए ब्रिटेन की, ऑप्शन बी रूस के, ऑप्शन सी अमेरिका के, ऑप्शन डी फ्रांस के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण अमेरिका में अपनाया जाता है, जहां पर स्ट्रक्चर वाइज वर्क किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण का केंद्र दर्शनीय संस्थात्मक राजनीतिक ढांचे के स्थान पर उसे किसी भी क्षेत्र को बनाने का प्रयास करता है जहां पर व्यवस्थाओं की कार्यात्मक आवश्यकताओं के सही संपादक स्थित हों। इस दृष्टिकोण का झुकाव उन क्रियाओं के अन्वेषणों पर बल देने की है जो व्यवस्था को स्थिर बनाए रखती है। यह युक्ति किसकी है? संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण का केंद्र दर्शनीय संस्थात्मक राजनीतिक ढांचे के स्थान पर उसे किसी भी क्षेत्र को बनाने का प्रयास करता है जहां पर व्यवस्थाओं की कार्यात्मक आवश्यकताओं के सही संपादक स्थित हों। इस दृष्टिकोण का झुकाव उन क्रियाओं के अन्वेषणों पर बल देने की है जो व्यवस्था को स्थिर बनाए रखते हैं। यह युक्ति किसकी है? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेविड लेविस, ऑप्शन बी एप्टर, ऑप्शन सी एक्सटीन, ऑप्शन डी आमंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डेविस लेविस। ये पीजीटी लेवल पर बहुत सारे क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं जिनको समझने के लिए हमें तोड़ कर पढ़ना पड़ता है। तो पीजीटी वाले विशेष ध्यान दें इस पर। क्वेश्चन नंबर 11, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की व्याख्या सर्वप्रथम की। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईस्टर्न ने, ऑप्शन बी एप्टर ने, ऑप्शन सी एक्सटीन ने, ऑप्शन डी आमंड ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आमंड ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं की वह व्यवस्था है जो राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं की वह व्यवस्था है जो ऑप्शन ए सभी स्वतंत्र समाज में पाई जाती हैं, राज्यों में पाई जाती हैं, संसद में पाई जाती है या फिर मंत्रिमंडल में पाई जाती है। अंतःक्रिया वह व्यवस्था है जो किसमें पाई जाती है? राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रिया की वह व्यवस्था है जो पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सभी स्वतंत्र समाज में पाई जाती है। राजनीतिक व्यवस्था सभी स्वतंत्र समाज में पाई जाती है। राजनीतिक व्यवस्था समाज में
तारतम्य या व्यवस्था स्थापित करने वाली वैध व्यवस्था है। वैध एवं औचित्यपूर्ण शक्ति वह धारा है जो राजनीतिक व्यवस्था के आगतों और निर्गतों में प्रवाहित होती रहती है और उसे एक व्यवस्था के रूप में विशेष गुण, विशिष्टता और संशक्ति प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आमंड ने संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का विश्लेषण किस आधार पर किया है? आमंड ने संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का विश्लेषण किस आधार पर किया है? 2 प्रकार की, 4 प्रकार का आधार दिया है, 5 प्रकार की या फिर 3 प्रकार की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार का आधार दिया है। आमंड ने संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का विश्लेषण 5 प्रकार से किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राजनीतिक विश्लेषण में डेविड ईस्टन में सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया है? राजनीतिक विश्लेषण में डेविड ईस्टन ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चरित्र पर, ऑप्शन बी सदाचार पर, ऑप्शन सी आचरण पर, ऑप्शन डी समाज पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचरण पर। राजनीतिक विश्लेषण में डेविड ईस्टन आचरण या व्यवहार पर अधिक जोर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था की तुलना जीव विज्ञान व्यवस्था से करते हुए उसे स्वनियामक और वातावरण से प्रभावित होने वाली व्यवस्था के रूप में विश्लेषण किया है। राजनीतिक व्यवस्था की तुलना जीव विज्ञान व्यवस्था से करते हुए उसे स्वनियामक और वातावरण से प्रभावित होने वाली व्यवस्था के रूप में विश्लेषण किया है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए डेविड ईस्टन ने, ऑप्शन बी आमंड ने, ऑप्शन सी डेविड एप्टन ने, ऑप्शन डी एक्सटीन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डेविड ईस्टन। राजनीतिक व्यवस्था की तुलना जीव विज्ञान व्यवस्था से करते हुए उसे स्वनियामक और वातावरण से प्रभावित होने वाली व्यवस्था के रूप में विश्लेषण डेविड ईस्टन ने किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किसने राजनीतिक अध्ययन के लिए विकासशील देशों का चुनाव किया और वहां की संक्रमणकालीन स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किया? किसने राजनीतिक अध्ययन के लिए विकासशील देशों का चुनाव किया और वहां की संक्रमणकालीन स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किए? ऑप्शन ए हैरी एक्सटीन, ऑप्शन बी डॉल, ऑप्शन सी एप्टर, ऑप्शन डी लॉसवेल। हैरी एप्टन, डॉल, एप्टर, लॉसवेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एप्टर, डेविड एप्टर। एप्टर का उद्देश्य विश्लेषणात्मक पद्धतियों के लिए नई तकनीक विकसित करना था। राजनीतिक विश्लेषण के लिए एप्टर ने जिस नवीन तकनीक को विकसित किया वह इस क्षेत्र में मौलिक होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। एप्टर का विश्लेषण चयन प्रणाली को महत्वपूर्ण स्थान देता है। इसका प्रयोग उसने केवल सरकारों के चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों के चयन में भी किया है। उसने अफ्रीका के परंपरागत राष्ट्रों को अपने अध्ययन और विश्लेषण के लिए चुना। एप्टर का दृष्टिकोण
सभी सरकार दृष्टिकोण है कि सभी सरकारें स्थायित्व चाहती हैं, धीरे धीरे स्वाभाविक परिवर्तनों को भी पसंद करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। राजनीतिक व्यवस्था और उसके तत्वों को और भी छोटे छोटे भागों में उपविभाजित किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था और उसके तत्वों को और भी छोटे छोटे भागों में उपविभाजित किया जाता है। ये किसने कहा है? ऑप्शन ए एप्टर ने, ऑप्शन बी डॉल ने, ऑप्शन सी पावेल ने, ऑप्शन डी एक्सटीन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डी एक्सटीन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तुलनात्मक राजनीति के पश्चात तुलनात्मक अध्ययनों द्वारा नए राज्यों की राजनीतियों का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफलता को देखते हुए किसी नए दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ। तुलनात्मक राजनीति के पश्चात तुलनात्मक अध्ययनों द्वारा नए राज्यों की राजनीतियों का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफलता को देखते हुए किसी नए दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ। साम्यवादी दृष्टिकोण में, मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण में, ऑप्शन सी फेबियनवादी दृष्टिकोण में, ऑप्शन डी समष्टिवादी दृष्टिकोण में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अंतरराष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान मानते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान मानते हैं। ऑप्शन ए नॉर्थरोप, ऑप्शन बी केनेथ थॉमसन, ऑप्शन सी स्टैनली हॉफमैन, ऑप्शन डी कैनन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ रोप। ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान नॉर्थ रोप मानते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान नहीं मानते हैं। ऑप्शन ए नॉर्थरोप, ऑप्शन बी क्विंसी राइट, ऑप्शन सी कैनन, ऑप्शन डी ग्रेशन कर्क। ऊपर थे अंतरराष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान मानने वाले कौन थे? नॉर्थरोप। और जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान नहीं मानते हैं इनमें से कौन है वो? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैनन। कैनन अंतरराष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान नहीं मानते हैं और मानने वालों में है नॉर्थरोप, क्विंसी राइट, ग्रेशन कर्क। और नहीं मानने वालों में है स्टैनली हॉफमैन, केनेथ थॉमसन और कैनन। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया था? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 52वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 61वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 24वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 70वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन
डी 70वें संविधान संशोधन द्वारा। 70वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडुचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया था। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने की अनुमति किसे नहीं है? लोकसभा के मनोनीत सदस्यों को, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को और राज्यों की विधान परिषदों के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने की अनुमति नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए सूची प्रणाली, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अप्रत्यक्ष रूप से। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 55 में यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव समानुपाती प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एक रूपता रखी जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। राज्यसभा में किन किन क्षेत्रों से सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में किन किन क्षेत्रों से सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? नहीं किए जाते हैं। साहित्य, ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी विज्ञान और कला, ऑप्शन सी समाज सेवा, ऑप्शन डी संगीत। राज्यसभा में किन किन क्षेत्रों से सदस्य मनोनीत नहीं किए जाते हैं? किन क्षेत्रों से सदस्य मनोनीत नहीं किए जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान और कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यह अनुच्छेद 80 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? इनमें से सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू लगातार 17 वर्ष तक जवाहरलाल नेहरू लगातार 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल ये 2 बार चुने गए थे और गुलजारी लाल नंदा ये भी 2 बार चुने गए थे 1964 से 1966 तक। और अटल बिहारी वाजपेयी
ये सबसे छोटे कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं, जो सर्वप्रथम 17 दिन के लिए चुने गए थे 1996 में। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या सीमित कर दी गई है? किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या सीमित कर दी गई है? 91 संविधान संशोधन द्वारा, 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 91वें संविधान संशोधन द्वारा। ये संविधान संशोधन 2003 में हुआ। अनुच्छेद 75 में उपखंड 1 के काम में जोड़कर ये प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के स्थान का आवंटन कौन सी सूची में उपबंधित है? राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के स्थान का आवंटन कौन सी सूची में उपबंधित है? ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 3री अनुसूची में, ऑप्शन सी 4थी अनुसूची में, ऑप्शन डी 6ठी अनुसूची में। राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के लिए सीटों का आवंटन कौन सी सूची में उपबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4थी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची 4 राज्यों के आरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 252, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 123। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत प्राप्त है और राज्यपाल को 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 124 में न्यायपालिका का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा और विधानमंडल के सदस्य, ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हों चाहे मनोनीत, दोनों सदस्य सम्मिलित होते हैं। राज्यों के विधानसभा सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। राज्य संसद का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? संसद का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 79। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन है
और अनुच्छेद संसद का गठन 3 भागों से मिलकर होता है। लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और मंत्री राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर संसद का गठन किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।